एडमिशंस की डेफिनेशन सेक्शन 15 में दी गई है। इसके अकॉर्डिंग एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट इन ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय पर्सन्स covered under section 16 to 18 and under circumstances mentioned in section 16 to 24। तो यहाँ पे कहा है एडमिशन वे स्टेटमेंट हैं जो किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट की ओर के इन्फरेंस की ओर इशारा करते हो, सजेस्ट करते हो। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को कोई लेटर भेजा है जिस लेटर में एक स्टेटमेंट है कि मुझे अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही हैं, मैं तुम्हारा लोन जल्दी ही चुका दूंगा। बाद में ए ने लोन चुकाया नहीं होगा तो बी ने ए के ऊपर केस कर दिया लोन की रिकवरी का। तो इस केस में लोन की रिकवरी का जो केस है इसमें फैक्ट इन इशू क्या हुआ, मेन फैक्ट क्या हुआ कि क्या ए ने बी से कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू। तो इस केस में जो लेटर में जो स्टेटमेंट दिया गया था कि मुझे अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही हैं, मैं तुम्हारा लोन जल्दी चुका दूंगा, इस स्टेटमेंट से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ए ने बी से लोन लिया था। इस स्टेटमेंट से हम फैक्ट इन इशू का अनुमान लगा सकते हैं, फैक्ट इन इशू को इन्फर कर सकते हैं। इन्फरेंस माने अनुमान लगाना होता है। यहाँ से इस स्टेटमेंट से कि मैं तुम्हारा लोन जल्दी चुका दूंगा, हम इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ए ने बी से लोन लिया है, हम फैक्ट के इन इशू के अनुमान लगा रहे हैं। देन द स्टेटमेंट इन द लेटर विल बी कंसिडर्ड एन एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ ए दैट ही टुक लोन फ्रॉम बी। तो ये स्टेटमेंट जो है एक तरह के एडमिशन माना जाएगा ए के पार्ट पर कि हाँ उसने बी से लोन लिया है, क्योंकि बिकॉज द स्टेटमेंट इज सजेस्टिंग एन इन्फरेंस टू द फैक्ट इन इशू। तो ये था कि अ स्टेटमेंट विच सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, वह स्टेटमेंट जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के इन्फरेंस की ओर इशारा करता हो। मतलब कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यदि किसी कैश काउंटर पर चोरी हुई है, यदि आप डायरेक्टली ये कहते हैं कि ये चोरी मैंने की है तो बात अलग है, लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मैं उस समय कैश काउंटर के पास ही मौजूद था जिस समय चोरी हुई, तो ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आपने ही चोरी की होगी। तो हालांकि आपने डायरेक्टली नहीं बताया कि आपने चोरी की है, लेकिन आपका स्टेटमेंट जो है हम उस स्टेटमेंट से अनुमान लगा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा कि आपने एडमिट कर लिया है कि आपने चोरी की है। ये था एडमिशन। ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। किन किन द्वारा एडमिशन किया जाता है और कब कब? व्यक्ति द्वारा हर एक स्टेटमेंट जो होते हैं वो एडमिशन नहीं माने जाते, केवल वही स्टेटमेंट जो कि ऐसे लोगों द्वारा दिए गए हों जो कि सेक्शन 16 से 18 में दिए गए हैं और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दिए गए हों जो कि सेक्शन 16 से 24 के अंडर कवर हों। कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि सेक्शन 16 से 18 के अंदर बताए गए हैं जिनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट एडमिशन माने जाएंगे? पहला है पार्टी या फिर उसका एजेंट, जो भी केस में पार्टीज़ हैं उनके द्वारा दिए गए या फिर उनके एजेंट द्वारा दिए गए स्टेटमेंट एडमिशन माने जाएंगे। दूसरा, कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो, मतलब कि मान लीजिए किसी संस्था को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तीसरा, जिस व्यक्ति का प्रोप्राइटरी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो। मान लीजिए ए ने बी को सामान भेजा, ये सामान ट्रक के थ्रू भेजा गया, सी का ट्रक है, सी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है। जब सामान पहुंचा तो सामान पूरा नहीं था, बी ने सी के ऊपर केस कर दिया, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। तो यहाँ पर ए के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कि मैंने सामान अच्छे से पैक कर दिया किया था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट सी के अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा। केस भले ही बी और सी के बीच में चल रहा हो, लेकिन ए का यहाँ पर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। तो जिन व्यक्तियों का आर्थिक हित जुड़ा हुआ होता है, भले ही वे उन केस में पार्टी ना हो, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी एडमिशन माना जाता है। उसके बाद है पर्सन फ्रॉम वूम इंटरेस्ट इज ड्राइव्ड। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए ए और बी के बीच में किसी प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद है। यह प्रॉपर्टी ए ने सी से खरीदी थी, ये प्रॉपर्टी ए ने सी से ड्राइव की थी। तो यदि सी कोई स्टेटमेंट देता है, यदि सी ने कोई स्टेटमेंट दिया था जिस टाइम सी मालिक था, तो वह स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा। पर्सन फ्रॉम वूम इंटरेस्ट इज ड्राइव्ड, यह पर्सन है, सी से इंटरेस्ट ड्राइव किया है ए ने, सी से प्रॉपर्टी खरीदी है ए ने, तो सी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन वूज पोजीशन और लाइबिलिटी इज नेसेसरी टू प्रूव। ऐसा व्यक्ति जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी प्रूव करना ज़रूरी हो। जैसे मान लीजिए ए ने बी को रखा है रेंट इकट्ठा करने के लिए, नौकरी पर रखा है, बी ने सी से रेंट नहीं लिया, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कि भाई मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे नौकरी पर रखा था रेंट लेने के लिए, तुमने सी से केस क्यों नहीं लिया, सी से रेंट क्यों नहीं लिया।
ऐसी इस केस में यह प्रूव करना ज़रूरी है कि क्या सी की कोई लायबिलिटी थी ए के ऊपर, सी को कोई किराया देना था ए को। तो ऐसी कंडीशन में यदि सी ये कह देता है हाँ मेरे ऊपर लायबिलिटी थी ए को किराया देना, और बी मना कर रहा है कि कोई लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन सी ने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे ऊपर लायबिलिटी थी, किराया मेरे ऊपर ड्यू था ए का, ऐसी कंडीशन में सी का स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा। तो ये था वेयर पोजीशन एंड लायबिलिटी इज नेसेसरी टू प्रूव। नेक्स्ट है पर्सन रेफर्ड बाय पार्टी टू द सूट। मान लीजिए ये ए और बी हैं, ये पार्टी हैं टू द सूट, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। ए ने बी को कार बेची, और जब कार खरीदी थी तो उस टाइम बी ने ए से पूछा कि कार में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ए ने कहा तुम सी के पास जा सकते हो, सी मैकेनिक है, इसको मेरी कार के बारे में सब कुछ पता है, ये मेरा ही मैकेनिक है, इसको मेरी कार के बारे में सब कुछ पता है। तो ऐसी कंडीशन में सी भले ही इस पार्टी ना हो सूट में, लेकिन यह रेफ़र किया गया है किसी एक पार्टी द्वारा, तो सी का स्टेटमेंट जो पार्टी रेफ़र करेगी उसके अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि ए नहीं भेजा था, ए नहीं रेफ़र किया था, तो सी का स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा। यदि सी कह देता है कि भाई गड़बड़ है गाड़ी के अंदर, तो ये ए के अगेंस्ट एडमिशन मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि एडमिट कर लिया है ए ने कि गड़बड़ है। ये पर्सन्स हो गए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैन एडमिशन भी प्रूव बाय अ पर्सन हु मेक्स इट, जिस पर्सन ने एडमिशन किया क्या वही प्रूव कर सकता है। एक जनरल रूल है कि केवल सेल्फ हार्मिंग एडमिशन ही रेलेवेंट हैं, जिस एडमिशन से खुद का ही नुकसान हो रहा हो केवल वही रेलेवेंट हैं। अपने फ़ायदे के लिए दिए गए स्टेटमेंट उनको एडमिशन माना नहीं जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ही बोलेगा, अपना पक्ष रखेगा। सेक्शन 21 कहता है एडमिशंस आर रेलेवेंट इफ़ दे आर मेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। यदि मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, मेकर जो है स्टेटमेंट देने वाला है उसके हितों के अगेंस्ट हो, केवल वही एडमिशंस रेलेवेंट माने जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, बी ने ए के ऊपर लोन की रिकवरी के लिए केस किया। तो यदि ए का कोई स्टेटमेंट है कि मैं तुम्हारा लोन जल्दी ही चुका दूंगा, तो ये स्टेटमेंट जो है ए के हितों के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक का ही नुकसान हो रहा है, अभी तक लोन चुकाया नहीं है उसने, उसका खुद का ही नुकसान है, तो ये इसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इस केस में जो केस है लोन रिकवरी का, ये तो अगेंस्ट जा रहा है इसके, ये वाला स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। लेकिन यदि ए कहता ए का कोई स्टेटमेंट होता पहले कि मैंने तुम्हारा लोन पहले ही चुका दिया है, आई हैव ऑलरेडी पेड द लोन, क्योंकि यह स्टेटमेंट ए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, यहाँ पर ये ए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है इस केस में, तो ये रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। जो स्टेटमेंट इस केस में ए के पक्ष को कमज़ोर कर रहे हों, ए के पक्ष के अगेंस्ट जा रहे हों, वही स्टेटमेंट ए के रेलेवेंट माने जाएंगे जो अगेंस्ट जाते हों। जो एडमिशन जो है वह एविडेंस है केवल उसी पार्टी के अगेंस्ट जिस पार्टी ने वह स्टेटमेंट दिया है। ए ने स्टेटमेंट दिया है तो ए के अगेंस्ट ही रेलेवेंट माना जाएगा, किसी और के अगेंस्ट नहीं। इट इज़ नॉट एविडेंस अगेंस्ट अदर्स, देयरफॉर इट कैन बी प्रूव्ड ओनली अगेंस्ट द मेकर एंड नॉट अगेंस्ट अदर्स। इसलिए से ए के अगेंस्ट ही प्रूव किया जा सकता है, किसी और के अगेंस्ट नहीं। इसलिए कहा गया है कि ओनली सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस आर रेलेवेंट। रीज़न इसका ये है कि इफ़ अ मैन मेक सर्टेन स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट मीन्स दैट स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जिससे उसका खुद का ही पक्ष कमज़ोर हो रहा है, तो इसका मतलब वो सच ही बोल रहा होगा, कोई ऐसे ही बिना बात में अपना नुकसान नहीं करेगा। इस जनरल रूल के एक्सेप्शन क्या हैं? मतलब कि अभी तक तो हमने देखा कि अगर अपना ही नुकसान हो रहा है वही स्टेटमेंट एडमिशन माने जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जहाँ पर कि खुद का फेवर हो रहा हो, खुद का पक्ष मजबूत हो रहा हो, ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया है आपने जिससे खुद का पक्ष मजबूत होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट भी क्या कहते हैं एडमिशन माने जाते हैं। पहला सर्कमस्टेंसेस क्या है? स्टेटमेंट वुड हैव बीन रेलेवेंट इफ़ मेकर डाइड। यदि स्टेटमेंट देने वाला मेकर जो है वह मर जाता तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होते, तो वो स्टेटमेंट भी एडमिशन माने जाते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, थोड़ा एक एग्जांपल से समझाते हैं। सेक्शन 26 जो है यह कहता है कि कुछ ऐसे प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं जिन स्टेटमेंट को देने वाला व्यक्ति यदि मर जाता है तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट माने जाते हैं। वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? जैसे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर प्रोफेशनल ड्यूटी करने के दौरान, जैसे कोई बुक होती है उसमें एंट्री करते हैं, आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं, उस बुक में कोई ऑफिशियल बुक ड्यूटी कर रहे हैं, उस ड्यूटी में कोई ऑफिशियल बुक है जिसमें आप एंट्रीज करते हैं कि हमने ये किया, ये मशीन ऑन की, ये किया। या फिर आप किसी शिप के कोई कैप्टन है तो आप रूट वगैरह जैसे जैसे जा रहे हैं उस बुक में एंट्री करते जाएंगे कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, अब गोवा पहुंच गए हैं, इतने बजे हम चेन्नई पहुंचे हैं,
ये सारी एंट्रीज़ आप ऑफिशियल बुक में करते जा रहे हैं। तो यदि आपने ये एंट्रीज़ की हैं और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये भले ही एंट्रीज़ आपके फेवर में हो, आपका पक्ष मजबूत करती हों, फिर भी ये रेलेवेंट मानी जाएंगी एडमिशन के तौर पे। जनरल रूल तो था कि आपका पक्ष कमज़ोर कर रही हूँ, लेकिन यदि ये एंट्रीज़ आपका पक्ष मजबूत भी कर रही हैं तब भी ये रेलेवेंट मानी जाएंगी। कैसे? एक केस देखते हैं। मान लीजिए वो कोई शिप का ओनर है, उसने उस शिप के कैप्टन को के ऊपर केस कर दिया कि इस कैप्टन ने मेरा शिप जो है गलत रूट पे ले गया, ही कास्ट द शिप अवे, जो प्रॉपर रूट था उससे गलत रूट पे ले गया। तो शिप जो है वो कैप्टन जो है वो अपने ड्यूटी के दौरान एक डायरी मेंटेन करता था और उस डायरी में एक एंट्री है जो है बताती है कि शिप को गलत रूट पे नहीं ले जाया गया था, सही रूट पे ले जाया गया था। मान लीजिए बॉम्बे से चेन्नई जाना है, उसमें एंट्री वह करता रहा कि हम बॉम्बे हैं, अब नेक्स्ट एंट्री उसने कर दी है गोवा है, उसके बाद चेन्नई है, ये एंट्रीज़ वगैरह कर दी। तो ये ऐसी एंट्रीज़ हैं, इस एंट्रीज से पता लगता है कि वह प्रॉपर रूट पे था। तो इन एंट्रीज से इस कैप्टन का पक्ष मजबूत होता है इस केस में। तो भले ही इस एंट्रीज से इसका पक्ष मजबूत हो रहा है, इन स्टेटमेंट से इसका पक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये रेलेवेंट मानी जाएंगी। फेवर कर रही हैं ये एंट्रीज, फिर भी रेलेवेंट मानी जाएंगी। हार्म नहीं कर रही, फेवर कर रही हैं। क्योंकि इफ़ ही वर डेड देन दिस एंट्री वुड बी रेलेवेंट अंडर 26, क्योंकि सेक्शन 26 में इस प्रकार की एंट्रीज डेड रेलेवेंट मानी जाती हैं। यदि यह शिप का कैप्टन जो है मर जाता तो ये रेलेवेंट मानी जाती है सेक्शन 26 में। नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेज है, यदि कोई स्टेट है, स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ माइंड, यदि वह कंडक्ट के द्वारा कंपनीड है। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक ऊपर आरोप लगाया कि भाई तुमने चोरी किए हुए गुड्स रिसीव किए, यह जानते हुए कि यह गुड्स जो हैं चोरी किए हुए हैं, ये चोरी किया हुआ माल है। तो ए ने जो कहा कि अपनी बात बताई कि मुझे नहीं पता था, अपनी स्टेट ऑफ माइंड बताई कि जब ये गुड्स मेरे पास थे तो ये क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये चोरी किए हुए थे। तो ये स्टेट ऑफ माइंड था इसका, उसके उस समय उसके दिमाग में क्या थी बात, उसकी क्या मंशा थी। और इस चीज़ को प्रूव कर सकता है वह अपने कंडक्ट से कि मैंने इन सामान को इनकी वैल्यू से नीचे नहीं बेचा। 100 रुपये का सामान है, यदि चोरी किया होता तो मैं 50 रुपये में ही बेच देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 100 रुपये में ही सामान को बेचा। इस बात से, इस कंडक्ट से ये पता लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये चोरी किया हुआ माल है। तो कंडक्ट क्या है कि उसने अपनी वैल्यू से नीचे उस सामान को नहीं बेचा, ये हो गया कंडक्ट। तो ये कंडक्ट जो है ये स्टेट ऑफ माइंड को सपोर्ट कर रहा है, इसको अकम्पनी कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इसके फेवर में, अपनी फेवर में इसने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ये जो है इसको कंडक्ट जो है अकम्पनी कर रहा है, कंडक्ट इस बात को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा स्टेटमेंट भले ही अपने फेवर में दिया गया हो, लेकिन ये एडमिसिबल माना जाएगा। दो द स्टेटमेंट इज गिवन इन हिज फेवर दे आर रेलेवेंट बिकॉज दे आर अकम्पनीड बाय कंडक्ट। तीसरी सर्कमस्टेंसेज है जब एडमिशन रेलेवेंट है, अदरवाइज देन एज एडमिशन, व्हेन एडमिशन इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। एग्जाम्पल के तौर पे यदि स्टेटमेंट पार्ट है किसी सेम ट्रांजैक्शन का तो वो सेक्शन 4 के अंडर रेलेवेंट माना जाएगा और एडमिशन एडमिसिबल रहेगा। ये हो गया आपका एडमिशन। समरी देख लेते हैं, मीनिंग क्या था कि वो सारे स्टेटमेंट जो कि फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के इन्फ्रेंस की ओर इशारा करते हों, और कब रेलेवेंट होते हैं, जब वे मेकर के अगेंस्ट हो, जिसने स्टेटमेंट दिया है उसी के अगेंस्ट हो, तभी एडमिशन माने जाते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या देख लेते, जब यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट देने वाला यदि व्यक्ति डेड हो जाता वो रेलेवेंट माने जाते, जैसे प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान की हुई एंट्रीज़ हुई या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ, इनके अंदर जो एंट्रीज़ की हुई तो ऐसे स्टेटमेंट रेलेवेंट माने जाते हैं। दूसरा था यदि कोई स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी है वो अकम्पनीड है कंडक्ट के साथ, कंडक्ट जो है उसको अकम्पनी करता हो। और नेक्स्ट था अदरवाइज रेलेवेंट, जैसे सेम ट्रांजैक्शन में। ये हो गया आपका एडमिशन। रिवीजन के लिए आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वेबसाइट www.desillb.com पर मिल जाएंगी।